बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का इजलास जो कतर पर इसराइल के हमले के बाद बुलाया गया था, वो एक बार फिर सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च और एलामिया तक ही महदूद रही। हाँ, अलबत्ता मिस्र, ईरान, तुर्की और मलेशिया की तरफ से नेटो तर्ज पर अरब इस्लामिक फोर्स के क़याम की बात ज़रूर होती रही, मगर अनफॉर्चुनेटली उसका दूर दूर तक इम्कान नहीं। अब वो क्यों मुमकिन नहीं, ये भी मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताता हूँ। मगर पहले ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं कि कतर आखिर चाह क्या रहा है। कतर अमेरिका से ये चाह रहा है कि वो उसके साथ एक रिटन एग्रीमेंट साइन करे कि अगर इसराइल कभी दोबारा हमला करे तो अमेरिका ना सिर्फ उसको जवाब देगा, बल्कि ये एश्योर करे कि वो हमला करने वाले तैयारों और मिसाइलों को ना सिर्फ इंटरसेप्ट करेगा, बल्कि अगर वो किसी हमले में कामयाब हो भी जाते हैं तो उसके दिफाई निज़ाम को रिटेलिएट करके हमेशा के लिए मफलूज कर देगा। दूसरी तरफ मार्को रूबियो, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसराइल से होकर कतर पहुंचा है, जहां वो ये स्टेटमेंट देकर आया है कि फ़लस्तीनी रियासत को सपोर्ट करने वाले ममालिक पर अमेरिका पाबंदियां लगा देगा। अब आप एक बात बताएं कि किसी भी ज़ी-शऊर इंसान को इस बात को समझने में क्या ज़रा भी मुश्किल हो सकती है कि इसराइल ने कतर पर हमला अमेरिका की मर्जी से ही किया था? क्या रूबियो की स्टेटमेंट के बाद किसी भी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी रह जाती है कि गल्फ में अमेरिका की प्रेफरेंस सिर्फ इसराइल की प्रोटेक्शन है? और ये जो अरब ममालिक अमेरिका को अपनी सरजमीन पर बड़ी बड़ी मिलिट्री बेसिस देकर अपना डिफेंस अमेरिका के पास गिरवी रख कर बैठे हैं, क्या वो अब भी अमेरिका से ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि वो अपने दिए हुए मिसाइलों और तैयारों को मार गिराएगा जब इसराइल हमला करेगा इन अरब कंट्रीज पर? तो फिर ये सब अरब ममालिक के लीडर्स जानबूझकर गाफिल और अमरीकी चुंगल में फंसे रहना चाहते हैं। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 1400 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट किए हुए हैं कतर ने अमेरिका के साथ, जो उसने अगले चंद सालों में अमेरिका में करनी है, जिसमें से सिर्फ 150 अरब डॉलर्स जो कतर ने बोइंग के 200 तैयारे खरीदने पर इन्वेस्ट करने हैं और जिससे अमेरिका में 4 लाख नौकरियां क्रिएट होने जा रही हैं। अगर सिर्फ यही विदड्रॉ कर ले कतर तो अमेरिका को घुटनों पर लाया जा सकता है, मगर यहाँ तो गेम ही उलट है। कतर की सिक्योरिटी का जिम्मेदार अमेरिका, जिसकी कतर में अल उदैद मिलिट्री बेस जो अमेरिका से बाहर उसकी सबसे बड़ी बेस है और जिस पर कतर अरबों डॉलर्स खर्च करता है, वही अमेरिका इसराइल की प्रोटेक्शन और उसके टारगेट्स की तकमील में इसराइल को हमले की खुली इजाज़त देता है और इसराइल अमेरिका के ही दिए हुए हथियारों और तैयारों से हमला करके बाहिफाजत वापस चला जाता है। अब इस्लामिक नेटो फोर्स का क़याम नामुमकिन क्यों है, मैं ये आपको बताता हूँ। देखें, अरबों के पास अपनी कोई बड़ी प्रोफेशनल फोर्सेस तो हैं नहीं, उन्होंने तो अपना दिफा आउटसोर्स कर रखा है अमेरिका के पास। तो अब अगर वो उसमें तुर्की, पाकिस्तान और ईरान को भी मिला लेते हैं तो भी इस तरह की किसी फोर्स के क़याम, उसको मुनज़्ज़म करने और एस्टैब्लिश करने में बहुत वक्त चाहिए। हाँ, अगर 1967 की अरब इसराइल जंग में शिकस्त के बाद उस वक्त इस पर काम किया गया होता तो आज शायद इस तरह की ना सिर्फ एक फोर्स होती, बल्कि अरब ममालिक में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस तो क्या, उसकी एग्जिस्टेंस ही ना होती। तो क्या अब भी अरबों को ये बात समझ नहीं आ रही कि अमेरिका के ये बेसिस उनकी नहीं बल्कि इसराइल की हिफाजत के लिए कायम कर रखे हैं अमेरिका ने? अभी भी वक्त है कि अरब और इस्लामिक वर्ल्ड ज़ुबानी जमा खर्च और एलामियों से बाहर निकलें, क्योंकि ये वक्त बातों का नहीं प्रैक्टिकल का है, वरना गजा तो इसराइल हड़प कर ही चुका है और अब वो वक्त दूर नहीं जब ग्रेटर इसराइल की तकमील के लिए वो फ़लस्तीन से आगे दूसरे अरब मुल्कों का भी सफाया करेगा, बल्कि यमन, शाम, लबनान और कतर वगैरह पर हमले करके वो इसका आगाज़ तो कर ही चुका है। तो अरब मुल्कों को चाहिए कि वो अपने बादशाही निज़ाम की फ़िक्र और उसको बचाने के लिए अमेरिका की ग़ुलामी से बाहर निकलें और इसराइल की तरह प्रैक्टिकल हो जाएं, क्योंकि यही फ़र्क है उनमें और इसराइल में। वो जो कहता है कर गुजरता है और ये लोग जो करने का सिर्फ प्लान भी करते हैं उसको ही भूल जाते हैं।